नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। योग नगरी ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों और युवाओं से मुलाकात की और प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी नीतियों से संबंध में भी उनका फीडबैक लिया है। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस मुख्यालय में आज अहम बैठक, पंचायत चुनाव पर होगी चर्चा, बनाई जाएगी रणनीति। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा रहेंगे मौजूद। करण मारा, यशपाल आर्या, हरीश रावत भी बैठक में रहेंगे मौजूद। राज्य में 12 जिलों में होने हैं पंचायत चुनाव। निर्वाचन आयोग जारी कर चुका है अधिसूचना। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी बैठक कांग्रेस में होने जा रही है और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही रणनीति भी बनाएंगे कि किस तरह से पंचायत चुनाव में मजबूती के साथ टक्कर देनी है, किस तरह से काम करना है, कौन से मुद्दे उठाए जाने हैं। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा संभव बताई जा रही है। तो एकजुटता का संदेश भी कांग्रेस की ओर से दिया जाएगा। 12 जिलों में निर्वाचन होने हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। तो देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में आज ये अहम बैठक होने जा रही है और इस दौरान पंचायत चुनाव पर इसमें चर्चा होगी, रणनीति इसको लेकर बनाई जाएगी और बैठक में सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही करण मारा, यशपाल आर्या और हरीश रावत भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और ये चर्चा की जाएगी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, कौन से ऐसे मामले हैं जिनसे कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आएगा। वो सभी मुद्दे जनता के बीच में उठाने के लिए कांग्रेस ने बड़ी बैठक भी बुलाई है। इसी के साथ ही एकजुटता का एक संदेश देने की भी बात की जा रही है। हालांकि इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है और बैठक में तय होगा कि किस तरह से आगे की रणनीति पर काम करना है। तो पंचायत चुनाव को लेकर यह चर्चा होगी और इसको लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। साथ ही हो सकता है कि अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी भी बड़े नेताओं को सौंप दी जाए। और समय तो योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की पंचायत चुनाव को लेकर? गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। उसी क्रम में कांग्रेस की जो है एक बैठक करने जा रही है, जो कि कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में होगी, जिसमें सह प्रभारी सुरेंद्र सिंह और उसके साथ साथ जो है वह पूर्व अध्यक्ष दिनेश जोधियाल, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और इसके अलावा जो है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और शीर्ष नेतृत्व की बड़ी बैठक है, जिसमें जो है पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी कि आने वाले वक्त में इस चुनाव के अंदर जो है किन किन प्रत्याशी को उतारना है, जो चुनाव जीतकर जो है वो पार्टी का परचम लहरा सके। तो इसके लेकर के आज बड़ी बैठक है। उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से बैठक के दौरान जो है बड़े शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेंगे, तो एक संदेश ये भी देने की कोशिश जो है उनकी ओर से की जाएगी कि आखिर कांग्रेस के अंदर जिस तरह के आरोप लगते हैं कि बीच में मनमुटाव चल रहा है या सभी नेता एक नहीं है, तो एकजुटता का संदेश भी इसमें बैठक से देने का प्रयास रहेगा। और साथ साथ ये मंथन होगा कि पंचायत चुनाव में किन ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाए जो परचम लहरा सके और इसका असर जो है आने वाले 2027 के चुनाव में भी देखने को मिल सके। जी योगेश, ऐसे में तैयारी कैसी है, किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं कांग्रेस के लोग? देखिए विशाल, देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 11 साल को लेकर के जिस तरह से मुद्दे उठा रही है, उसमें कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाया जा सकता है। इसके अलावा जो है यूसीसी को एक बड़ा मुद्दा इसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आरक्षण, जिस तरह से अभी हाल ही में आरक्षण इन पंचायतों चुनाव को लेकर हुआ है, कई लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा था, उम्मीद थी कि 10-10 साल से वो मेहनत कर रहे थे, उनके मनमाफी का जो है आरक्षण आएगा, उनको भी मौका मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं इससे वंचित रह गए हैं। तो उस मुद्दे को बनाकर उन्हें भी साधने का जो प्रयास है वो किया जाएगा, ताकि वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ सके।
तो निश्चित तौर में इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस इसमें लेकर चलने वाली है, ताकि इसका लाभ जो है इस पंचायत चुनाव के साथ साथ आने वाले वक्त के चुनाव में भी देखने को मिल सके और कांग्रेस जो है मजबूती से उभर कर आ सके। जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लिहाजा राज्य में मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है और इन सब के बीच मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के 10 जिलों में हल्की और भारी बारिश दोनों ही तरह की बारिश देखने को मिलेगी। पहाड़ी जिलों के अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वैसे में देहरादून में भी सुबह से ही रुक रुक कर बारिश जारी है और उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। प्रदेश में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और ऐसे में शिकारियों द्वारा वन्य जीवों का शिकार करने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। उसी की रोकथाम को लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और तराई पश्चिम वन प्रभाग के अधिकारियों ने जंगल की सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय गश्त की और शिकारियों पर भी नजरें बनाए रखी। ये तराई पश्चिम वन प्रभाग का एक संयुक्त फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया और जैसा कि अब मानसून का काल अब प्रारंभ हो चुका है, तो मानसून काल में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की चुनौती बढ़ जाती है वन विभाग के सामने। तो उसी उद्देश्य से ये आमजन में एक जागरूकता लाने के लिए और जो वन अपराधी हैं उन पर एक नज़र बनाए रखने के उद्देश्य से ये एक शांतिपूर्वक फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो इसमें अमानगढ़ और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और तराई पश्चिम के अधिकारी कर्मचारी सभी उपस्थित रहे। इसमें हमारे साथ में एक महिला अधिकारी भी, अमानगढ़ के जो रेंज अधिकारी हैं वो भी साथ में हैं और एक अच्छा आयोजन इसका किया गया और इस बीच आम जन से भी इसमें समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि कोई वन विभाग के उनको सूचना देनी हो तो वो भी आसानी से दे सकें। और आमजन से एक अपील भी की जा रही है, आपके माध्यम से भी की जा रही है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि वस्तु कोई दिखाई दे तो उसके लिए निकटतम चौकी, चाहे वो वन विभाग अमानगढ़ की हो या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की हो, तो उसमें एक सूचना ज़रूर दे दें। तो आपको बता दें कि वन विभाग के संयुक्त टीम ने ये गश्त बढ़ा दी है और ऐसे में गश्त भी की गई है। वन्यजीवों का शिकार करने की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये गश्त की गई। ऐसे में अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी मानसून का सीज़न होता है तो कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड पर भी आ जाता है ताकि जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके, क्योंकि ऐसे में शिकारी शिकार भी करते हुए नज़र आते हैं और वन्य जीवों का शिकार करने की जो घटनाएं हैं उनमें इजाफा भी होता है, जिसके लिए अब गश्त बढ़ाई भी गई है और तमाम अधिकारियों को अलर्ट भी रहने के लिए कहा गया है। तो कॉर्बेट प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट अब नज़र आने लगा है और यही वजह है कि इसको लेकर गश्त भी की गई। वन्य जीवों का शिकार करने की जो घटनाएं बढ़ती हैं उस पर अंकुश लग सके, इसके लिए ये गश्त भी की गई और तमाम जो अधिकारी थे वो मौके पर मौजूद भी रहे। योग दिवस पर भराड़ीसैंण में योग करने के बाद 8 देशों के राजदूत धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के निजी होटल में उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ आयुष, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों पर एक विस्तृत बैठक भी की गई। इन मामलों से जुड़े हुए कई पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सभी राजदूत हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती में भी शिरकत की। इन डेलीगेट्स में रशिया, लातविया, मंगोलिया, नेपाल और फिजी जैसे देशों के राजदूत भी शामिल हैं।
अवसर पर हमारे उत्तराखंड राज्य में लगभग 8 कंट्रीज़ के यहाँ पे डेलीगेट्स आए हुए हैं। इनका आज सुबह भराड़ीसैंण गैरसैंण में योगा का कार्यक्रम था। उसके पश्चात जो डेलीगेट्स हैं ये हरिद्वार में आए हैं। हरिद्वार में यहाँ पे उत्तराखंड शासन के सेक्रेटरीज़ के साथ इनकी मीटिंग हुई है, जिसमें टूरिज़्म, कल्चर, आयुष आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। और इसके बाद डेलीगेट्स का गंगा हर की पैड़ी पर जाकर गंगा पूजा का कार्यक्रम है। डेलीगेट्स आए हैं वो काफ़ी खुश नज़र आए और उनके द्वारा यहाँ पे गंगा मैया के उसमें सानिध्य में आके वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसा उन लोगों ने हमारे साथ अपने जो अनुभव हैं वो साझा किए हैं। तो 8 देशों के राजदूत पहुंचे हुए थे और ऐसे में हरिद्वार में भी वो सभी पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक भी इस दौरान हुई है। साथ ही फीडबैक भी लिए गए। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर राजदूत पहुंचे हुए थे और इस दौरान वो हरिद्वार भी पहुंचे और उन्होंने गंगा आरती में भी शिरकत की है। तो 8 देशों के राजदूत पहुंचे हुए थे और ऐसे में गंगा आरती का भी उन्होंने लुत्फ उठाया और अधिकारियों के साथ भी ये बैठक हुई है, जिसको अहम माना जा रहा है। हालांकि बातचीत भी इस दौरान हुई है और कई विषयों पर चर्चा भी इस दौरान की गई। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से 8 देशों के राजदूत पहुंचे हुए थे, ऐसे में एक बड़ी बैठक भी हुई, किस तरह से चर्चा हुई और क्योंकि गंगा आरती का भी उन्होंने लुत्फ उठाया? बिल्कुल, देखिए विशाख के दिनों से पिछले कई दिनों से करीब 8 देशों के जो राजदूत थे वो उत्तराखंड के भ्रमण पर है और सबसे पहले इन्होंने जो है मुख्यमंत्री के साथ में योग किया। उसके बाद सीधा वो हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के एक निजी होटल में जो है बैठक की गई। बैठक में पर्यटन, संस्कृति और आयुष के विषय को लेकर जो है यहाँ पे चर्चा की गई। और लगातार यहाँ पे जो गंगा आरती थी उसमें भी तमाम जो देश थे उसके जो राजदूत थे वो शामिल हुए। यहाँ पे उन्होंने गंगा आरती में शामिल हो गए, हिस्सा भी लिया और साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ भी किया। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम जो देश थे उनके राजदूत यहाँ पे आए तो उसको लेके यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी तमाम जो तैयारियां थी वो यहाँ पे पूरी की थी। और बैठक में यहाँ पे जो उच्च स्तरीय बैठक थी इसमें तमाम जो अधिकारी थे पर्यटन, आयुष और संस्कृति से संबंधित वो उसमें हिस्सा लिया। और यहाँ पे आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे, उनके साथ भी यहाँ पे बैठक की जा सकती है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड पहुंचे 8 देशों के राजदूत भराड़ीसैंण में योग उन्होंने किया है। वहीं हरिद्वार में सांस्कृतिक आस्था उन्होंने दिखाई है। दरअसल मैक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस के राजदूत हर की पौड़ी पहुंचे, जहां वे गंगा आरती में भी शामिल हुए। इसके बाद हरिद्वार के निजी होटल में उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र चौधरी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें सरकार ने उनका फैसला आने से पहले ही आचार संहिता लागू कर चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। कांग्रेस नेता महेंद्र चौधरी का कहना है कि चुनाव आयोग आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही चुनाव की तारीख का ऐलान कर देते हैं, जो कि संविधान का हनन है। उन्होंने बताया कि नैनीताल में आरक्षण 50% से बढ़कर 67% तक दिया गया है और नैनीताल में 27 जिला पंचायत सीटों में से 18 सीटों को आरक्षित रखा गया है। उत्तराखंड सरकार ने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किया है, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ विपरीत जाकर इन्होंने लागू किया है। जिला पंचायत नैनीताल में ही जो इन्होंने आरक्षण लागू किया है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए था। उसके बदले इन्होंने 67% आरक्षण लागू कर दिया है, जिसके हम खिलाफ हैं और माननीय न्यायालय में हम गए हैं। और न्यायालय द्वारा 23 तारीख को जब सरकार से जवाब मांगा है तो सरकार इतनी जल्दबाजी में है कि उन्होंने आनन फानन में आकर आचार संहिता लागू कर चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जो कि असंवैधानिक है और राज्य सरकार जो है लोकतंत्र का गला दबा रही है। न्यायालय की बात भी मानने को तैयार नहीं है। गैबा पत्तावानी सीट लगातार तीसरी बार आरक्षित हो गई है, जिसका हमने विरोध किया है, क्योंकि आरक्षण का ये जो क्रम शासन ने बना रखा है ये बिल्कुल उसके विपरीत जाकर काम कर रहे हैं। जिला पंचायत नैनीताल में 27 सीटें हैं
उसमें से 18 सीट इन्होंने आरक्षित कर दी हैं, जो कि अनुचित है और संविधान के खिलाफ है। काशीपुर में रवि पपने पर हमले की खबर तो आपने देखी ही होगी, लेकिन इस कहानी में जितना दिख रहा है, क्या सच्चाई सिर्फ उतनी ही है? क्योंकि अब जो बातें सामने आ रही हैं वो सिर्फ एक हमले की नहीं बल्कि कई सवालों और गहरे सस्पेंस की हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश सचिव और कुमाऊं संयोजक रवि पपने पर बेल्टों से हमला हुआ है। वायरल वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी हो रही है, लेकिन इसी भीड़ के पीछे हैं कई अनसुलझे सवाल। सवाल नंबर 1, जब हमलावर अज्ञात थे तो रवि को कैसे पता कि वो कहाँ घूम रहे हैं? एक और रवि ने पुलिस को तहरीर दी और हमलावरों को अज्ञात बताया। दूसरी ओर एडिशनल ऑफिस में खुद कहते हैं कि वो लोग तो काशीपुर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। कृष्णा हॉस्पिटल के पीछे एक घटना हुई थी जिसमें रवि पपने नाम के व्यक्ति हैं जिनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी और उन्होंने जो तहरीर दी थी उसमें ये बताया था कि लगभग 4 लोग थे और इनके द्वारा मारपीट के साथ साथ इनकी वीडियो बना के वायरल की गई थी। इसको तत्काल अभियोग थाना ITI में पंजीकृत करने के बाद एक टीम बनाई गई। टीम के द्वारा जो भी ये लोग थे इनको आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया गतिमान है। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद इन पे जो वैधानिक कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाए। रवि पपने अपने सोशल मीडिया पर लगातार बिना प्रमाण भाजपा और मीडिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कई बार फेसबुक पर लाइव आकर पत्रकारों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन उनके पास क्या सबूत है, ये आज तक साफ नहीं हो पाया। और इन सब के बीच सवाल नंबर 2 ये है कि क्या रवि पपने जानबूझकर भाजपा और मीडिया को बदनाम कर रहे हैं? मामले में अभी तक भाजपा की ओर से कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो रवि के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, आरोपों के संबंध में जो कुछ और बातें भी इनके द्वारा बताई गई हैं, जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ने के बाद ही पूछताछ में ये चीजें वेरीफाई हो पाएंगी कि किन उद्देश्य, क्या उद्देश्य रहा और किस चीज का, क्या कोई पर्सनल मामला था या कोई और मामला था जिसको लेकर के लड़ाई हुई थी। तो एक बार हम उनको आइडेंटिफाई करके और जब पकड़ेंगे उसी के बाद ये चीजों को हम स्पष्ट करना है। अब चर्चा ये भी है, ये हमला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि निजी कारणों से भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रवि पपने पर रामनगर की एक लड़की को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन काशीपुर की गलियों में चर्चा जरूर है। सवाल नंबर 3 ये है कि क्या रवि पपने की कोई पर्सनल रंजिश अब कांग्रेस की लड़ाई बनकर पेश की जा रही है? की प्रदर्शन किया, आप सबको पता है कि जो एक मामला चल रहा है, जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और मैं कहता हूँ केवल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी या किसी भी धर्म जाति का मामला नहीं है। ये मामला एक ऐसा है कि गुंडों की जो दबंगई और गुंडागर्दी खुलेआम सड़क पर देखने को मिल रही है, ये नहीं होना चाहिए। कोई किसी धर्म का, किसी पार्टी का, किसी भी जाति का चाहे हो। आप देखिए कितनी बड़ी हठधर्मिता है और कितना बड़ा दुस्साहस है कि खुद ही व्यक्ति ने वीडियो, खुद ही बेल्टों से मार रहा है, वो खुद ही उसके बाद वीडियो को बना रहा है और उसके बाद वीडियो अपलोड कर रहा है। इसका मतलब प्रशासन का खुला चैलेंज है, प्रशासन को खुला चैलेंज कर रहा है। जिस प्रकार से ये कार्य चल रहा है, हर दूसरा आदमी इसमें आएगा। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए और पकड़ने के उपरांत उनका चेहरा सबके सामने आए। पूर्व विधायक जी का भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने भी इस बात को माना है कि काशीपुर की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पीछे भाजपा के कार्यकर्ताओं के रूप में घूमते नजर आ रहे हैं। उनको, जिनको जनसेवक और लोक सेवक का दर्जा दिया जाता था, आज वो जनप्रतिनिधियों के पीछे घूम रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। रवि पर पहले भी कई विवादों में रहने के आरोप लगे हैं। लड़कियों को परेशान करने से लेकर संगठन के भीतर मतभेद तक रवि हर बार बिना तथ्य और दस्तावेजों के एलिगेशंस लगाते हैं और फेसबुक पर लाइव हीरो मोड में आते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या उनका मकसद खुद को राजनीतिक शहीद की तरह पेश करना है? क्या ये वीडियो सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड साजिश का हिस्सा है? वायरल वीडियो में रवि सड़क के किनारे मोबाइल में व्यस्त दिख रहे हैं।
देर रात वो किससे चैट कर रहे थे, क्या कोई प्लानिंग चल रही थी या फिर किसी को फंसाने की स्क्रिप्ट। पुलिस को अब सिर्फ आरोपियों की तलाश नहीं करनी चाहिए बल्कि रवि के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि अब मामला सिर्फ मारपीट का नहीं बल्कि एक संगठित साजिश का भी शक बना हुआ है। तो क्या ये मामला वाकई एक राजनीतिक साजिश थी या फिर रवि पपने खुद अपने विवादों से ध्यान हटाकर कांग्रेस को गुमराह कर रहे हैं? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जब तक रवि खुद सबूतों के साथ सामने नहीं आते तब तक वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं बल्कि संदेह के घेरे में भी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ऑनबिल टीवी। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा टाटा स्ट्राइव समेत 4 विभागों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। विश्वविद्यालय में होटल मैनेजमेंट संबंधी शॉर्ट टर्म कोर्स कराए जाएंगे, जिसमें 70% प्लेसमेंट ताज होटल ग्रुप करेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सेतु आयोग उत्तराखंड, ताज होटल ग्रुप, टाटा स्ट्राइव इंडियन होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उच्च शिक्षा विभाग और स्किल डेवलपमेंट विभाग उत्तराखंड के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें वर्तमान शिक्षा सत्र 2025-26 से हॉस्पिटैलिटी होटल व्यवसाय मैनेजमेंट से संबंधित शॉर्ट टर्म कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। इस दृष्टि में बड़ा ऐतिहासिक एमओयू है, क्योंकि इसमें सरकार के विभाग, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, टाटा ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं और प्रदेश का जो नीति आयोग, सेतु आयोग है, सबने मिलकर इसको बनाया है। तो अभी तक हम बात करते थे कि स्किल कोर्सेज करेंगे तो कुछ इंडस्ट्री को जोड़ेंगे और या फिर उनसे टेक्निकल नो हाउ लेंगे, उनसे अपग्रेड कराएंगे, बट यहाँ पर इंडस्ट्री खुद इस ट्रेनिंग सेंटर को रन करेगी। समझौते के बाद बताया गया कि प्रारंभिक चरण में कोर्स का संचालन होटल मैनेजमेंट स्थित विभाग में किया जाएगा, जिसमें 25 से 30 छात्रों के बैच को पढ़ाया जाएगा। वहीं सेतु आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राजशेखर जोशी ने कहा कि इस कोर्स के कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रारंभ होने से उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि टाटा होटल ग्रुप के साथ प्रशिक्षण प्रारंभ होने से युवाओं को देश में अलग अलग होटल व्यवसायों में अपनी सेवाएं देने के अवसर मिलेंगे। ग्रुप में टाटा स्ट्राइव से हूँ। टाटा स्ट्राइव काफ़ी एक्साइटेड है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के साथ हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम शुरू करने जा रहे हैं। ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे फोकस्ड होगा। हॉस्पिटैलिटी बोले तो होटल इंडस्ट्री पे फोकस स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ पे 3 अलग अलग कोर्सेज चलाए जाएंगे। ये कोर्सेज उन बच्चों के लिए है जिनके पास नौकरी नहीं है और जो नौकरी करना चाहते हैं, जिनको स्किल कौशल्य की आवश्यकता है, उनके लिए ये कोर्सेज है। ये 3 कोर्सेज जो है, एक तो है किचन मतलब शेफ, कॉमी शेफ का कोर्स है। दूसरा कोर्स जो है वो फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, जो हम रिसेप्शन पे अक्सर देखते हैं होटल, बड़े बड़े होटलों में, वो कोर्स है। और तीसरा कोर्स है वो गेस्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव फूड एंड बेवरेज, मतलब जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं उनके लिए कोर्स है। तो ये 3 कोर्सेज हम शुरू करेंगे और यही एमओयू की के घटक है। अगले 3 साल में हमारी कोशिश रहेंगी कि 500 से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और जॉब के लिए तैयार कर सके। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति दीवान सिंह रावत ने बताया कि एमओयू विश्वविद्यालय के साथ साथ छात्राओं के लिए भी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि कोर्स के बाद 70% छात्रों को ताज होटल ग्रुप में नौकरी करने का मौका मिलेगा। ताज होटल ग्रुप के सदस्य ने एमओयू को एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। एमओयू है और सेतु आयोग, कुमाऊं यूनिवर्सिटी एंड टाटा स्ट्राइव मेन पार्टी है एंड गवर्नमेंट के 3 ऑफिसेज हैं जिनके बीच में ये एमओयू होना जा रहा है। आपका जैसा सवाल था कि यूनिवर्सिटी के लिए कितना फ़ायदेमंद है, तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी का फ़ायदे का मतलब स्टूडेंट्स का फ़ायदा है हमारे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर स्किल जो है स्टूडेंट्स का हमारा बहुत लो रहता है एंड होटल मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जॉब उसमें है और वो किया हुआ बच्चा कभी भी बेरोज़गार नहीं रहता है। बट जब मैं यहाँ पर आया था तो देखा हमारा होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर था और हमने ये पूरा प्लान किया था इस साल से हम फुल फ्लैश होटल मैनेजमेंट कोर्स को शुरू करेंगे। लेकिन होटल मैनेजमेंट को शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पार्टनर चाहिए इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री पार्टनर जब तक आपके पास नहीं होंगे, आप उस क्वालिटी का एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पाएंगे। जॉब एम्प्लॉयबिलिटी उस तरीके की नहीं हो सकती है जो हम चाहते हैं।
समझौते के दौरान स्किल डेवलपमेंट के निदेशक संजय खेतवाल, टाटा स्ट्राइव के ऑपरेशनल हेड शीला द्वितीय सम्मादक ने विचार रखे। यहाँ कुलपति डॉक्टर मंगल सिंह मंगरवाल और टीन वाणिज्य व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अतुल जोशी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि किचन, फ्रंट ऑफिस, विशिष्ट रेस्टोरेंट प्रबंधन कोर्स इसी सत्र से संचालित होंगे। इनमें 20 से ज्यादा 25 सीटें होंगी और इसके बाद न्यूनतम 70% युवाओं को बड़े होटल में कार्य करने का मौका भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।